इसके समारोह के मुख्य अतिथि आवासीय आयुक्त बांगी महोदय, इससे पहले मेरा वक्तव्य 1-2 मिनट हो चुका था ना। आपके आने से मुझे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना होगा। महोदय, मेरा विषय यही था कि विकसित भारत एड कर 1947 में जनजातीय क्षेत्रों का योगदान। तो मैं जो आज तक अभी तक अपने इन श्रोताओं को बता रहा था कि किस प्रकार से जो लोकतंत्र की बात होती है कि प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका है और हम लोग एक बहुत बड़े लोकतंत्र के रूप में हैं, तो मैंने यही बात कही थी कि अगर जब पश्चिमी देश जंगलों की खाक छान रहे थे तो हमारे ऋषि मुनि वेदों की रचना कर रहे थे। मैंने यहाँ एक मंत्र कहा कि समानो मंत्रा समिति समानी समाने निभा हविषा जुनूमा। इसका अर्थ यह होता है समानो मंत्रा, मंत्रा होती है जो विचार, मंत्र का मतलब मंत्र नहीं होता, मंत्र ही धातु से बनता है इसका। अगर मैं इसके बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, मंत्र ना हमारे विचार समान हो, समिति समानी, जो उस समय की समितियां थी, सभाएं थी, उनके उद्देश्य और विचार भी समान हो। समाने व हविषा जुहुमा, और उसी प्रकार के समान विचारों को लेकर के हम अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाएं। ये लिखा है वेदों। और आपको मालूम है वेदों की रचनाएं कब हुई। मैं ज्यादातर आपको ये समझाने के लिए नहीं आया हूं कि विकसित भारत आपने कैसे करना है, उस पर क्या योगदान है। मेरे से पूर्व वक्ता ने, सुरेंद्र जी ने भी इस पर बहुत सारा प्रकाश डाला। मुझे तो ये लगता है कि आप मेरे से बहुत आगे इस विषय में, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं, किंतु एक विजन, एक दृष्टिकोण इस घटी का क्या है वो मैं आपको बता सकता हूं। हमारे प्रोफेसर साहब हिंदी के आचार्य हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया कि सर हमारी अस्मिता का क्या, हमारी इस टोपी का क्या। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप अपने पांगी के इतिहास के बारे में जानते हैं? कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। जानते हैं? कुछ तो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको तो मैंने बताया था। वैसे देखिए, मैं बताता हूं होता क्या है कि जब आप इतिहास लेखन की बात करते हैं, आपके पास जो किताबें हैं वो प्रोमिला थापर की होंगी। उन्होंने हमारे इतिहास का चीरहरण किस प्रकार से किया वो भी आपको मालूम है। किस प्रकार से अकबर को महान बनाया गया वो भी आपको मालूम है। मैं पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, कांस्य युग, ताम्र युग, लोह युग, उसकी बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा पांगी घाटी के इतिहास पर। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे मालूम हो गए? आपने राजतरंगिणी के बारे में सुना है? ये तो सुना होगा यार। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने। सिर्फ आपको इतना बताया कि जी जो अगर भारत में कहीं साक्ष्य के रूप में यदि कोई पुस्तक है तो 1000 ईस्वी की जो कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसको कोट कर लीजिए जी। अब उसमें कितने श्लोक हैं नहीं मालूम। 8443 श्लोक हैं। अरे श्लोक को गोली मारो यार, कौन श्लोकों को पलटा देगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब वेदों की रचनाएं हुई तब श्लोक के कारण हुई। श्लोक क्यों कहते हैं? अभी छात्राओं ने स्वागत गीत गाया या नहीं गाया? ये आसानी से आपको याद कैसे हो जाता है? मंत्रों का भी कुछ ऐसा ही है, वो व्यक्ति को आसानी से याद हो जाते हैं। गद्य जब लिखेंगे वो तो जब आरण्यक ग्रंथ जब लिखेंगे तब वो गद्य में लिखेंगे, गद्य शैली में, पद्य शैली में उनकी रचना नहीं है। आप लोग गायत्री मंत्र सब जानते हैं, सभी के सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति आई इससे भी पहले तो
मंत्रों को बोलते ही नहीं, वो भाई नहीं मंत्र नहीं। अरे क्यों? अरे आप लग जाएगा भाई। अरे क्यों? नहीं नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है। सबसे पहले आता है गायत्री मंत्र। मंत्र की बात छोड़िए, गायत्री छंद आता है। कितना कौन सा आता है? गायत्री छंद। गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? 24। उसके बाद अनुष्टुप आता है, उसके बाद पुष्णिक आता है, उसके बाद जगती आता है, उसके बाद जगत्योत्तर आता है, जिसमें 52 वर्ण होते हैं। जब पाणिनि मुनि ने व्याकरण की रचना की तो बिल्कुल साइंटिफिक तैयार कंप्यूटर शब्द लिखा है, उस पर विचार कीजिए। समझा रही हो मैं क्यों कह रहा हूं? जब उन्होंने कहा कि आ ई उन री रिस ए ओम ए ओज आ य रट गण यम गण नम जवाई गणदश जब गणदश ख फ छ ठ द चट तब कपैश असर हल। समाप्त कर दिया भाई, उतने में ही समाप्त कर दिया और उसको सूत्रबद्ध कर दिया। वो क्या था? वो कंप्यूटर तो था। आज अगर हम चांद की बात करें, हमने चंद्रयान छोड़ा, हम नासा है, ये है, फलान है, आर्यभट्ट नहीं होता, उसने 0 नहीं दिया होता तो क्या आप अंतरिक्ष में जा पाते? सोचिए ना, नहीं जा पाते। आप आचार्य चाणक्य को याद करिए, ईसा से पूर्व की बात है। उन आचार्यों को याद कीजिए जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जो आज आप यहां ढेंगरत हैं। हमें वो चीजें नहीं पढ़ाई गई। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी अकबर को महान ही माना था, मैंने सिकंदर को भी महान माना था। इसीलिए कहते हैं कि फिर आऊंगा मैं अपनी संस्कृति पर। अब क्या हो गया? बाहर से लोग आए। 1947 के रियासत काल के बाद पांगी एक अनजान सा क्षेत्र था, स्कल्टर एरिया था, नहीं आना जाना नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि हम बंगालों पर इतिहास लिखना शुरू हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब इतिहास जिनने लिखा, मैं उनकी लेश मात्र भी त्रुटि नहीं मानता, उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग बाहर से आए, उन्होंने हमारे से विचार लिए कि भाई आप कहां से आए? मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो चोपड़ा हैं, हम लोग तो खन्ने हैं, पता नहीं जी कहीं चंबा से आए। अरे भैया ये कौन सा प्रश्न है? क्या उत्तर हुआ? फिर उन्होंने कपोल कल्पनाएं करना आरंभ कर दिया। प्रोफेसर साहब ने कहा इस टोपी के बारे में आपको ये बताओ कि किस एंगल से ये केजू की टोपी लगती है। अब मैं आता हूं सही इतिहास पर। इस टोपी का भी इतिहास बताऊंगा, एक एक चीज का इतिहास बताऊंगा आपको, फिर आप विकसित भाग की बात तब करना। जब कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य का उल्लेख किया और उसी में ही चंबा राज्य का भी उन्होंने उल्लेख किया। जब उन्होंने उस चीज को पढ़ता गया, उन्होंने क्या किया कि एक नीलवत पुराण का उसमें जिक्र कर दिया। किसने? कल्हण ने। मैं कहा यार ढूंढिए इसको, ये नीलवत पुराण क्या है? ये मुनि नील द्वारा लिखा गया है, एक पुराण है जो इसी घाटी की ओर इंगित करता है। अब पांगी का पुराना नाम क्या था? कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। क्या था? हाँ, कहां? क्या? पंगति। पंगति ये कहां लिखा है? मैंने कई बार अपने वक्तव्य में कहा, कहां लिखा है? ये लिखा है, शिलालेख है 15वीं शताब्दी का, जब चंबा रियासत के राजा ललित वर्मन हुआ करते थे। ललित वर्मन हुआ करते थे, तो साली नामक स्थान पर एक पनिहारा है, आज भी है, और उसका वो शारदा लिपि में उसका अनुवाद भी किया गया है। उसमें उस समय इस क्षेत्र का नाम पंगति था। क्या था जी? पंगति। अब पंगति क्या हुआ? चेत अत्र संस्कृत भाषायां पंक्त्या उल्लेखं करिष्यामि तर्हि संभवतः भवता सर्वे भवन्ता मानुभाव ज्ञातवन्तः
किमर्थम भवति पंक्त्या? इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है भैया? उसका मतलब होता है संकरी घाटी। क्या होता है जी? अब इसका उल्लेख कहां मिलता है? पाणिनि के व्याकरण में संख्या पंक्त्या रंत्या इत्यादि में सूत्र है, उसका अर्थ क्या होता है वो भी दिया गया है। उसका मतलब होता है कि चारों तरफ से घाटियों के बीच बसा हुआ एक क्षेत्र, उसको बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति से पंक्ति हो गया, पंक्ति से पांगेई हो गया। पांगेई क्या हुआ? पांगेई, पांगेई से पांगी हो